रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अब दिलचस्पी उन हॉट सीट के बारे में जानने को लेकर है कि आखिर खेसारी लाल यादव की सीट पर क्या हुआ, तेजस्वी यादव की सीट पर क्या हुआ, मैथिली ठाकुर की सीट और दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जिनके सीट पर दिन भर खेला होता रहा। और सड़क वाली वीडियो तो आपने देखी होगी, नहीं देखे हैं तो बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आ जाइए, देख लीजिए। सम्राट चौधरी, वो भी डिप्टी सीएम, उनकी सीट भी बड़ी दिलचस्प सीट है। और भी कई सारी सीटें हैं जहां हम डिस्कस कर रहे हैं। मटिहानी की सीट हो जाए या फिर सबसे दिलचस्प सीट मोकामा पर क्या हो गया, दो बाहुबलियों के बीच के टक्कर के बाद वहां पर वोटिंग के बाद कैसा मिजाज रहा और किसका पलड़ा भारी है, करेंगे डिस्कस। लेकिन शुरुआत करते हैं छपरा सीट से। खेसारी लाल यादव, देखिए मुस्कान आपके चेहरे पे है रजत भाई, क्या लग रहा है? दिन भर आपने भी फोन घुमाया है और आपके भी सूत्र बहुत तगड़े हैं। यूपी तक में भले आप काम करते हैं, लेकिन बिहार से आपका कनेक्शन बड़ा शानदार है। क्या लग रहा है खेसारी लाल यादव की सीट पर? देखिए, हमारे मित्र गौरव तो खेसारी की सीट छपरा पे ही है, लेकिन मैं अभिनव में आपको बताऊं कि चूँकि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमने जो बातचीत के आधार पे हमने जो बातचीत की उसमें ये समझ में आ रहा है कि खेसारी की सीट से जो नुआंसेस दिख रहे हैं वो भी बीजेपी को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि खेसारी की सीट में गैर पासवान दलित वोट जो है वो कहीं ना कहीं राजद की तरफ शिफ्ट हुआ है। शहर की सीटों पर ये स्थिति नज़र आ रही है कि बीजेपी का वोट जो है शहर में, वहाँ पर बीजेपी का वोट थोड़ा बटा है, क्योंकि एक और कैंडिडेट वहाँ पर चुनावी मैदान में थी जिनको टिकट मिलना चाहिए था और नहीं मिला, उनका ऐसा कहना है। और ईबीसी और ओबीसी ने लगभग राजद का साथ दिया है, तो खेसारी के लिए थोड़ी सीट आसान नज़र आ रही है अगर आप इस टर्मिनोलॉजी में देखेंगे। मैं खेसारी के अलावा मैं और बता देता हूँ, छोटे में बताता हूँ जिन सीटों को लेकर मैंने कुछ बातचीत की। जैसे शिवानी शुक्ला की सीट है, वो ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष लालगंज उनके पक्ष में जा सकता है और वो भूमिहार हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखिए। तो जो ये कहा जा रहा था कि जो ललन सिंह और अनंत सिंह का जो कांड हुआ उसके बाद भूमिहार राजद की भूमिहारों का नुकसान होगा। एक मेरे सहयोगी ये भी कह रहे थे कि वो वीडियो जिस वीडियो का जिक्र मैंने बिहार तक के पुराने वीडियो में कहा था कि ललन सिंह का वो बयान हो सकता है भारी पड़ जाए, उनका यह कहना था कि वीडियो हर तीसरे मोबाइल पे घूमा है कि हम आपको वोट नहीं देने देंगे। तो विपक्ष ने 3 दिनों में काफ़ी काम किया है और इस वजह से चुनाव बहुत टाइट नज़र आ रहा है। और आप उसकी एक बानगी विजय सिन्हा के चेहरे पर भी आप देख सकते हैं, जो उनके चेहरे पर दिखता नज़र आ रहा है। विजय सिन्हा की सीट पर निश्चित रूप से करेंगे बात, चूंकि सियासी ड्रामा फुल दिन भर उस सीट को लेकर रहा। दोनों डिप्टी सीएम की सीट और खास करके मोकामा का इंपैक्ट क्या हुआ बिहार चुनाव पर, समझेंगे अमीश सर से। अमीश सर, 121 सीटों में कुछ हॉट सीट जिन पर बिहार ही नहीं देश भर की नजर है और खास करके पूर्वांचल के इलाके में भी जो लोग बिहार की राजनीति से दिलचस्पी रखते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कह लीजिए या हिंदी बेल्ट कह लीजिए, वहां पर दोनों डिप्टी सीएम के बारे में खूब चर्चा है। और दिन भर जो विजय सिन्हा की सीट पर हुआ या मोकामा में जिस तरह से जिस राजनीतिक जमीन के लिए मोकामा जानी जाती है, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान रहा, परसेंटेज बढ़ा है। क्या लग रहा है हॉट सीट को लेकर आपको? देखिए आशीष, कैश स्कीम देख के ना नीतीश कुमार हो सकता है कि अपनी एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर लें, अपने चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर लें, लेकिन अपने मंत्रियों की एंटी इनकम्बेंसी कैसे खत्म करेंगे? लखीसराय में यही तो हुआ है दिन भर। जिस तरह की बौखलाहट सिन्हा जी के चेहरे पर रही और जिस तरीके का कन्फ्रंटेशन उनको झेलना पड़ा, लोग जो विजुअल्स आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस सड़क का बनाने का 2020 में वादा किए थे, जब 2025 में नहीं बनी, 2025 तक नहीं बन पाई और वहाँ वो वोट मांगने पहुँचे और वहाँ बवाल हुआ, लोगों ने उनके विरोध में नारे लगाए। और वो किस प्रशासन पर आप आरोप लगा रहे हैं? नीतीश सरकार के प्रशासन पर, कि नीतीश सरकार ने जिस एसपी को तैनात किया है वो वहाँ गड़बड़ी फैला रहा है। ये आरोप है सिन्हा जी के। अगर ये आरोप है तो आप अपनी सरकार को कटघरे में रख रहे हैं ना। इसके विरोधी इसकी व्याख्या ये कर रहे हैं कि आप वहाँ से चुनाव हार चुके हैं, और हालांकि नतीजे बताएंगे कि वह चुनाव हारे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं कि एसपी से कहा कि सरकार बन जाने दो। तो मेरा कहना है ना कि अच्छा, मोकामा पर बात कर लीजिए। देखिए,
2025 में हम आप बैठे हैं और हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में तमाम इस बात के उदाहरण मौजूद है कि बाहुबल की राजनीति धीरे धीरे अवसान की तरफ जा रही है। अब आप बाहुबल की बात करके किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी सभ्य परिवार को अच्छा नहीं लगेगा कि चुनाव से एक दिन 2 दिन पहले किसी की हत्या हो जाए। और वहाँ पर जो अभी रजत ने कहा कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, और ये कोई नई परिघटना बिहार के लिए जातीय गोलबंदी की नहीं है, न केवल बिहार के लिए बल्कि देश के लिए जातीय गोलबंदी हर जगह होती रहती है और इस तरह की घटनाएं जातीय गोलबंदी को मजबूत करती हैं। और जिस तरीके के बयानबाजी उसके बाद वहाँ अनंत सिंह के खेमे से आई, उसमें इस तरह का एक मैसेजिंग गया कि कहीं ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा जा रहा है क्या। अगर ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा है तो ये नीतीश के लिए नुकसानदायक हो जाएगा ना ये चुनाव। अगर अनंत सिंह अगड़ा का नेतृत्व करने लगेंगे मोकामा में तो इसका असर कर मोकामा में नहीं रहेगा ना, इसका असर तो सर्वव्यापी हो जाएगा। और अगर नीतीश जी के नेताओं का ये बयान आने लगेगा कि घर से निकलने मत देना, वोट मत करने देना, इस तरह का जो रजत, लेकिन खंडन किया, कहा कि एडिटेड वीडियो है। देखिए खंडन तो आप कर लीजिए, वो हो सकता है एडिटेड वीडियो हो चाहे जो ना, उसकी सच्चाई वो जांच करने आएगी, लेकिन परसेप्शन क्या है, परसेप्शन तो आप बन गया ना कि जिस जंगल राज को आप लेके गए थे। तो जो अब इंद्र मोहन जी भी अभी आगे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाएंगे मोकामा सीट का हाल, लेकिन मोकामा में जो मुझे समझ में आ रहा है कि 1 रात पहले 2 रात पहले की हुई घटना ने अनंत सिंह का चुनाव फंसा दिया। जिस जगह के वो किंग थे वो चुनाव अब मुझे फंसा लग रहा है। और रजत कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है आशीष, अनंत सिंह ने अपना चुनाव फंसाया तो फंसाया, कहीं उन्होंने एनडीए का चुनाव तो नहीं फंसा दिया है। क्योंकि जब तक बात नीतीश कुमार के 10,000 पे हो रही थी, जब तक चुनाव में बात ये हो रही थी कि जंगल राज उनका है, लेकिन वोटिंग के 3 दिन पहले 2 दिन पहले ये हो रहा है कि आप दलित और अति पिछड़ों को वोट नहीं डालने देंगे, आपके बाप का राज है, ललन सिंह का नाम लेकर उन्होंने कहा अनंत सिंह किसके गुंडे हैं, कौन हत्या कर रहा है, आप उसको बाद में साबित कीजिए। जो तो भी मतलब मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे दलों को कहां परहेज है, जो आरजेडी ने जिनको टिकट दिया वो भी तो दूध के धुले नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये चुनाव है, चुनाव तो परसेप्शन का खेल है। कल तक परसेप्शन तेजस्वी के खिलाफ था, लालू प्रसाद यादव ने पूरी जीवन यही किया, लेकिन परसेप्शन पलट गया ना। और बात ये, जिस बात को तेजस्वी ने बहुत कोट करके कहा, अखिलेश यादव अपनी रैलियों में कह रहे हैं, आप 2 किस्म का प्रचार देख रहे हैं बिहार में। एक जो आपके अति पिछड़े और पिछड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या ललन सिंह दलितों और अति पिछड़ों को वोट नहीं डालने देंगे, लगातार इस बात को हर मंच से कहा जा रहा है। और दूसरी बात, जो मुस्लिम नेता हैं वो जिन भी पार्टियों को, वो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें जिताइए जिनकी सरकार बन रही है, इस बार ही मौका है, अगली बार मौका नहीं मिलेगा। तो अपने वोट को इंटैक्ट करने की पूरी कोशिश है। और ये इनपुट नीचे से ये आ रहा है कि राजद और महागठबंधन का अपना वोट तो एकजुट रहा है। तो जब तक वोट एकजुट है उनको बस ऐड ऑन करना है, अगर ऐड ऑन हो गया तो समझिए कि कुछ तो ठीक है। अब हॉट सीट पर कहां मुकाबला फंसा है, चलिए कुछ चर्चित सीट जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे इंद्र मोहन सर से। मेरे हाथ में लिस्ट है और मुझे लगता है कि अलीनगर से ही शुरुआत कर लेते हैं। मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा के बीच मुकाबला। यहां से जनसुराज के भी कैंडिडेट हैं, जनसुराज पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या लग रहा है, मैथिली ठाकुर ने सुबह में जिस तरीके की बात कही और फिर शाम तक जो परिदृश्य आए वोटिंग परसेंटेज को लेकर, क्या लग रहा है अलीनगर की सीट को लेकर? देखिए, अलीनगर की सीट की अगर बात की जाए तो मैथिली ठाकुर के लिए चुनाव से 2 दिन पहले, मतलब जब प्रचार थमा था तो 2 दिन पहले तक वहाँ काफ़ी माहौल था। माहौल इस कदर था कि लोग ये कह रहे थे कि भाई बिहार की अपने घर की बेटी है, आप इसे खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं, मतलब अगर आई है तो आपको चुनाव जिताना होगा, इस तरीके की बात लगातार चल रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अलीनगर की सीट बिल्कुल बिहार के टफ फाइट वाले सीटों में से एक सीट होगी और यहाँ पर विनोद मिश्रा उन्हें बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो अलीनगर में ऐसा इजी गो तो मैथिली के लिए नहीं। अगला इसमें जो लिस्ट है सर, वो मंगल पांडे की सीट है सिवान। अवध बिहारी चौधरी वहां से हालांकि जीते हुए हैं, लेकिन इस बार मंगल पांडे और अवध बिहारी चौधरी के बीच मुकाबला है। कहा जा रहा है कि मंत्री हैं मंगल पांडे, सुख वाले नेता हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता, और अवध बिहारी चौधरी स्पीकर रह चुके हैं चूंकि, और कद्दावर नेता हैं। क्या लग रहा है, इस सीट पर भी मामला फंसता दिख रहा है क्या? इस सीट पर तो बहुत ज़्यादा मामला फंसा हुआ है। इसकी कई सारी वजह हैं, मतलब वजहों को अगर करें, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शायद मंगल पांडे ने शहर की सीट लेकर गलती कर दी, उन्हें कोई ग्रामीण सीट लेनी चाहिए थी, थोड़ा फाइट आसान हो जाती। और अवध बिहारी चौधरी की वो सीट रही है तो उन्होंने
जो है अगर कहें तो अवध बिहारी चौधरी ने आखिरी पारी बड़ी अच्छी खेली है, तो ये मामला तो फंस गया है। चलिए अब लगे लगे हाथ ओसामा साहब की सीट की बात कर लेते हैं। रघुनाथपुर, दिन भर वहां भी कम ड्रामा नहीं चला। आरोप लगाया गया उनके समर्थकों की तरफ से कि आरजेडी में जो है, जो उनके समर्थक हैं यादव और मुस्लिम्स के वोट काट लिए गए, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और ओसामा साहब लगातार बूथ पर घूमते रहे, अन्य जगहों पर। चुनाव है ओसामा साहब के लिए और उनके पास एक राजनीतिक विरासत है। इसका कितना नफा नुकसान हो रहा है? शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनकी मां भी आज घूमती नजर आई हर जगह। देखिए, ओसामा के लिए अगर कहा जाए तो थोड़ा चुनाव जिस तरीके से सुबह परेशान दिख रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ओसामा ये सीट निकाल लेंगे, उन्हें बहुत मुश्किल नहीं हो रही। मतलब सिवान एक बार विरासत सौंप सकता है, वापस ओसामा के हाथ में ये विरासत जा सकती है। रघुनाथपुर में हालांकि चूँकि योगी आदित्यनाथ की दो सभाएं वहाँ की गई, ये कहा गया कि वहाँ गोलबंदी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ओसामा के लिए बड़ी मुश्किल नहीं दिख रही है। जिस तरीके से वहाँ वोटिंग हुई है सुबह से, लंबी लंबी कतारें और वोटिंग प्रतिशत के अनुसार, तो बहुत मुश्किल नहीं है महागठबंधन के लिए। चलिए, राघोपुर सीट चूंकि तेजस्वी यादव वहां पर ये कहा आरजेडी की सबसे सेफ सीट रही है राघोपुर। मतलब वहाँ से राघोपुर ने तो दो मुख्यमंत्री दिया बिहार को, तो समझिए कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो अगला मुख्यमंत्री छोटे राघोपुर भाई से की बात हो गई तो बड़े भाई की सीट की भी बात कर लेते हैं। बड़े भाई बड़े दिलचस्प हैं। तेज प्रताप यादव की महुआ सीट, महुआ में कहें तो मुकाबला बड़ा त्रिकोणीय हुआ है और तीनों वहाँ फाइट में हैं। वहाँ फाइट मतलब वोटों का जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, लेकिन कोई नंबर 1 और नंबर 2 की ये अगर रेस होगी तो तेज प्रताप उसमें जरूर एक नाम होगा। तो महुआ का बबुआ कौन बनेगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कुछ सीटें, दिलचस्प सीट जो है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 सीटों के बारे में हम जान लेंगे। इसमें एक सीट है मटिहानी की सीट है, मोकामा की सीट है, हिलसा की सीट है। शक्ति यादव 12 वोट से चुनाव हार गए थे पिछली दफा, इस बार वहां पर क्या खेला हो जाएगा। बांकीपुर की सीट भी है, नितिन नवीन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कुम्हरार की सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा है कायस्थ मतदाताओं में, जो नाराजगी दिखी केसी सिन्हा वहां से मशहूर शिक्षक वो चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट पर। और दानापुर रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव। देखिए, कभी लालू प्रसाद यादव के हनुमान थे रामकृपाल यादव, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। और उसके बाद अन्य सीटों की हम बात कर लेते हैं, चूंकि खेसारी लाल यादव की भी सीट हमने डिस्कस कर ली, महत्वपूर्ण सीट है। और बक्सर सीट की हम बात कर लेते हैं, आनंद मिश्रा वहां से चुनाव लड़ रहे। इन 3-4 सीटों का समीकरण जरा एक बार समझाइए, क्या कुछ चल रहा है वहां पे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे दानापुर की सीट, तो दानापुर की सीट रामकृपाल यादव उस सीट पे लौटे हैं। जब वो चुनाव सांसदी का लड़े थे तो उस सीट पर दानापुर में बीजेपी चुनाव जीती थी, तो दानापुर उनके कहें तो एज वाली सीट रही है। और रीतलाल यादव चूँकि खुद जेल में हैं, उनकी बेटी ने पूरा चुनावी कैंपेन संभाला। लालू यादव इस पहले चरण में सिर्फ एक ही सीट पर रोड शो उन्होंने किया, तो वो सीट दानापुर की ही सीट थी। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा मानिए कि बदलाव हो सकता है इस सीट पर। दूसरी जो कुम्हरार की सीट है, वहाँ बहुत कम वोटिंग प्रतिशत है। हालांकि जिस जनसुराज के उम्मीदवार को लेकर चर्चा रही केसी सिन्हा की, वोट अंदर खाने हुआ है, लेकिन बहुत परिवर्तन वाला वोट वहाँ हुआ नहीं है। बांकीपुर बहुत सेफ सीट है बीजेपी के लिए, मतलब सेफेस्ट सीट पटना की अगर कोई कही जाए तो वो बांकीपुर की सीट है। बक्सर की सीट कहें आनंद मिश्रा की, तो वो काफ़ी एज में हैं वहाँ पर। उस सीट पर उनके लिए मुकाबला बहुत फंसा हुआ नहीं दिखता है। और तारापुर में बहुत सारा गेम हुआ है, मतलब कहें तो एक फंसी हुई सीट को जिसको आखिर करते करते मैनेज किया गया। कई पार्टियों के प्रत्याशियों ने रातों रात पार्टी बदल ली, मतलब चुनाव से एक दिन पहले पार्टी बदल लिया गया है, वो उन्होंने समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो तारापुर में समझिए कि सीट महत्वपूर्ण है। आईपी गुप्ता की सीट पर क्या होगा? देखिए, सहरसा सीट और आईपी गुप्ता एक मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं इस चुनाव में। देखिए, सहरसा की सीट इस बार की बड़ी दिलचस्प सीट रही है, तो उसकी चर्चा बड़ी कम हुई, लेकिन आईपी गुप्ता ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ा है, बल्कि आईपी गुप्ता महागठबंधन अगर चुनाव जीतती है तो उसमें आईपी गुप्ता बहुत बड़ा चेहरा हो सकते हैं। आईपी गुप्ता ने अपने वोटरों का ये कहा जा रहा है कि वोट ट्रांसफ़र भी करा लिया है काफ़ी हद तक। जिस तांती तत्वा समाज की वो राजनीति कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वोट ट्रांसफ़र किया है। और सहरसा में आईपी गुप्ता ने बहुत क्लोज फाइट दे दी है। सहरसा में से मुकाबला त्रिकोणीय है, आपको बता दूं। वहाँ जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं मुन्ना, वो वहाँ से चुनाव जीते हुए हैं, किशोर मुन्ना। तो इस बार वो चूँकि जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के वहाँ पर विधायक रहे हैं, तो
कहें तो आलोक रंजन को मात देना इतना आसान भी नहीं, लेकिन आईपी गुप्ता ने जिस तरीके से अपनी छवि बनाई और महागठबंधन के लिए प्रचार किया, तो मुकाबला वहाँ बहुत कड़ा होने वाला। मोकामा सीट के बारे में बता दीजिए, हॉट सीट, और चूंकि लास्ट में हमने इसीलिए मोकामा की चर्चा शुरू की है क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मोकामा में होगा क्या, क्योंकि दो बाहुबलियों की यह लड़ाई है, सूरजभान और अनंत सिंह की लड़ाई। हालांकि सूरजभान की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं यहां से। इस सीट को लेकर चर्चा इसलिए भी कि जेल चले गए, घटना हो गई, हत्या हो गई इस सीट पर, और मोकामा का जो है वो राजनीतिक समीकरण उलट पलट गया। क्या है उस सीट पर हाल? देखिए, मुझे लगता है कि मोकामा की बहुत ज़्यादा चर्चा पूरे दिन रही, मोकामा की चर्चा होती ही रही, और मोकामा में वोटर बहुत गोलबंद हुआ है। वोटरों की अगर बात की जाए तो दोनों पक्ष, मतलब सूरजभान सिंह ने बहुत अच्छा, मतलब सूरजभान चूँकि पहले से चुनाव लड़ चुके हैं तो चुनाव प्रबंधन वो जानते हैं, तो चुनाव प्रबंधन बहुत अच्छा किया। अनंत सिंह चूँकि थे नहीं तो उनके कार्यकर्ताओं को ये पूरा प्रबंधन करना था, लेकिन कहा जाए तो बहुत टफ फाइट हुई, और जिन वोटों को लेके कहा जा रहा था कि वोट बटेंगे क्या, तो वोट तो टोला बाय टोला बटता हुआ नज़र आया है। अब सिर्फ ये देखना है कि अगर जनसुराज ने धानुकों के वोट को काट लिया है, अगर वो कटा है तो समझिए कि फाइट बहुत तगड़ी है, बहुत ही तगड़ी फाइट है। शायद मोकामा उन सीटों में से, मतलब मोकामा में अगर चुपचाप ये लहर अगर लहर आई तो उस लहर में तो ये एक तरफा वाली बात हो जाएगी, अगर नहीं आए तो समझिए कि मोकामा उन सीटों में से होगा जहां मार्जिन बहुत थोड़ा बहुत का होगा। चलिए, तो निश्चित रूप से इन चुनिंदा सीटों के बारे में हमने बातचीत की और आपको करीब करीब मामला समझ आ गया होगा कि किसी भी सीट पर आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी एक आध दो सीट को छोड़ करके, जैसे राघोपुर का जिक्र सर ने किया या बांकीपुर का जिक्र पटना सीट पर जो पार्टी की परंपरागत सीट रहती है, उन सीटों को छोड़ दें तो करीब करीब ये 30 हॉट सीट हैं और इस पर मामला फंसा हुआ है। यानी कि पहले चरण के चुनाव में 121 सीटों पर दोनों ही गठबंधन में ये कोई दावा नहीं कर सकता कि किसका पलड़ा भारी है। नेक टू नेक फाइट की बात सामने आ रही है, नतीजे का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहिए बिहार तक, और वीडियो सेक्शन में बिहार से जुड़ी तमाम खबरें और विश्लेषण भी आप देखते रहिए। नमस्कार।